हेलो, तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम इफेक्ट, द फर्दर कंफर्मेशन ऑफ क्वांटम मॉडल। हम जानते हैं आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन से जो क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम मॉडल है, वो कंफर्म हो चुका था। क्वांटम मॉडल का जो ऑरिजिन है वो मैक्स प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस से हुआ था, जो कि मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दी थी। आर्थर कॉम्पटन ने जो क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उससे फिर से ये प्रूफ हो गया कि लाइट जिसे हम वेव मानते हैं वो खाली वेव नहीं है, वो पार्टिकल भी है। तो पार्टिकल नेचर कंफर्मेशन था, जिसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में तो हमने एक्सरेज ली थी, और एक्सरेज जो है वो एक मटेरियल से, टारगेट मटेरियल से टकराती है और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है, और जो हमारा फोटोन है वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी h है, जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराती है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में है, जिसकी एनर्जी है mc² प्लस मास एनर्जी, और टकराने के बाद फोटोन की एनर्जी हो जाती है h बदल जाती है। मोमेंटम इंसिडेंट फोटोन का h/c था, जो कि मोमेंटम e/c होता है, और टकराने के बाद h/c हो गया। सपोज स्कैटर्ड फोटोन किसी फाई एंगल पे गया है x डायरेक्शन से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोजेक्टेड हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी √p²c² + m²c4। ये कहां से आया है? ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने अचीव किया था, क्योंकि रिलेटिविस्टिक एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह काम नहीं करेगा, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की, जितनी की फोटोन ने एनर्जी लूज की। तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी लॉस बाय द फोटोन, h - h इक्वेशन 1। और सेकंड जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे एज यूजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में x डायरेक्शन में मोमेंटम अलग कंजर्व करेंगे और y डायरेक्शन का अलग। तो आप देखें इंसिडेंट जो फोटोन है इनिशियली उसका मोमेंटम h/c, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम होगा h/c, और फाइनल मोमेंटम h/c, उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा h/c cos φ। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका मोमेंटम p है, उसका x डायरेक्शन मोमेंटम होगा p cos थीटा। तो टोटल हो जाएगा h/c इज इक्वल टू दिस। आप चाहे तो इसी फॉर्म में रखिए इक्वेशन को, और चाहे तो h/c को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2, जो कि x डायरेक्शन में मोमेंटम को शो कर रही है। इसी तरीके से अभी हम y डायरेक्शन में मोमेंटम निकालते हैं। y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन में लगाएंगे, जैसे कि x डायरेक्शन में लगाया था हमने। तो y डायरेक्शन में क्या होगा? अब देखिए जो मोमेंटम है इसका y कंपोनेंट इधर लग जाएगा, जो कि h/c sin φ, और ये जो था इसका नीचे लगेगा तो p sin थीटा। तो आप देखिए इनिशियली तो क्या है, इनिशियल y डायरेक्शन मोमेंटम 0 है, इज इक्वल टू h/c sin φ माइनस p sin थीटा। अगर आप एक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो हो जाएगा क्या, माइनस h/c sin φ इज इक्वल टू p sin थीटा। माइनस कैंसिल कर देंगे दोनों साइड, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप देख लें गौर से, और हम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखें तो। अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दें दोनों को, इक्वेशन को, या और आसान करने के लिए काम करता हूं, सी फॉर्म में धर ले जाता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आसान लगेगी इक्वेशन देखने में। सी यहां से भी सी कॉमन लेकर के जो हमारी पहले इक्वेशन की सी को यहां पे ले जाता हूं, ठीक है। तो ये सी इधर चला गया, तो pc sin थीटा और pc cos थीटा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को क्या करता हूं मैं, स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, h/h cos φ, ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 3 में h sin φ
स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर करके ऐड करूंगा पी सी कॉस 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 है, ये इक्वेशन 2 से है, और इक्वेशन 3 में पी सी साइन थीटा, पी सी साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसे खोल दीजिए, हम पूरा खोलेंगे हम इसे ध्यान से अलजेब्रा। तो एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश कॉस फाई स्क्वायर और माइनस 2 एच न्यू डैश कॉस फाई प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अभी देखिए सिंपल अलजेब्रा चल रहा है, और यहाँ पे आप पी सी को दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 हो जाएगा यहाँ, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम ले लेंगे 1। देखिए सिंपल ही अलजेब्रा ही है ये जो पूरा हम कर रहे हैं अभी, लेकिन फिजिक्स के पीछे कि वो आपको याद होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, हम कर क्या रहे हैं। हमारा एम है कि जो स्कैटर्ड फोटोन निकला है उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हम निकालें कि वो आई कितनी है, ओरिजिनल वेवलेंथ या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। ठीक है, ये हम कर रहे हैं इस अलजेब्रा से। तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है। ओके, तो इसके बाद में हम इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं और इसको ध्यान से कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और इसको ध्यान से देखिए तो इसके अंदर भी sin स्क्वायर और cos स्क्वायर आ रहा है, और h न्यू डैश स्क्वायर और h न्यू डैश स्क्वायर आ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स को अगर आप एक साथ लेंगे तो ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर टर्म 1 दे देगी, तो क्या हो जाएगा h न्यू स्क्वायर प्लस h न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश cos फाई इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे जो हमारी इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी की और ई की। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम आगे की इक्वेशन निकालते हैं। ओके, लेट्स सी। ये क्वेश्चन 4 के बाद हम देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी कितनी है, वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है टोटल। बट हमारे पास अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी और इससे क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी E माइनस mc स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो थी h न्यू माइनस h न्यू डैश, ये आप चेक कर सकते हैं। और आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला यही आता है। ठीक है, p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c पावर 4 का 100d। ठीक है, तो अभी मैं इसे यूज करूंगा। तो पैटर्न ये है, इसे अभी लिख नहीं रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा आसान करते हैं, और आसान करने के लिए हम इसे जस्ट गिव मी मिनट, काइनेटिक एनर्जी प्लस mc स्क्वायर, इसे इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस mc स्क्वायर इक्वल टू E। और इस फॉर्मूले को रेदर देन अभी से यूज नहीं कर रहे, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। इसे भी मैं यूज कर सकता था लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, E इज इक्वल टू जो हमारा था आइंस्टीन का फॉर्मूला, p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4, इसमें रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, और याद रखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, h न्यू माइनस h न्यू डैश। ओके, इज इक्वल टू दिस। और आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसे ये जल्दी करने के लिए किया है, वरना उससे भी हो जाता है, लंबा होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो लंबा हो जाता है। क्योंकि वहां पे जब कर देते हैं स्क्वायर रूट कटता नहीं है ना, यहाँ पे कट गया है। हाँ, और अगला स्टेप देखते हैं,
खोल देंगे अभी से। काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4 प्लस ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी mc स्क्वायर, ये वाला और राइट हैंड साइड p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c4। तो m स्क्वायर c4 तो कट जाएगा दोनों साइड से, बचेगा क्या काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी mc स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए यही अभी क्वेश्चन में निकाली थी क्वेश्चन 4, वहां पे भी p स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू आई थी, यहां पे भी आई। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब रख दीजिए h nu माइनस h nu डैश। h nu माइनस h nu डैश, ये आ गई, ये ऐसे क्वेश्चन आ गई। ठीक है, तो ये जो p स्क्वायर c स्क्वायर की इक्वेशन आई है हमारे पास में नीचे, और एक इक्वेशन p स्क्वायर c स्क्वायर की पहले लेके आए थे, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये एनर्जी कंजर्वेशन से आई है। उन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे और जिससे हमारा आगे सॉल्यूशन हो पाएगा। तो मैं एक बार समराइज करता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए हमारा एम था कि फोटोन पिक्चर जो है उसे कंफर्म किया जाए, आर्थर कॉम्पटन जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। तो फोटोन पिक्चर कैसे कंफर्म होगी भाई, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, अगर लाइट वास्तव में पार्टिकल है तो लाइट जब टकराएगी इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होना चाहिए और लाइट भी उसके बाद स्कैटर्ड होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को सिर्फ पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट कर सकता है ना, वेव नहीं कर सकती। वेव किसी पार्टिकल को नहीं हिला पाएगी, पार्टिकल को तो पार्टिकल हिलाएगा ना जो पार्टिकल का मोमेंटम है। आज तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मोमेंटम मानते हैं, लेकिन पहले वेव्स के अंदर मोमेंटम कांसेप्ट नहीं मानते थे ना। तो क्योंकि जब जाएगा एक फोटोन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लगा करके हम फाइनली जो फोटोन है स्कैटर्ड फोटोन उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालेंगे। तो हमने पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से p स्क्वायर c स्क्वायर निकाला और यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से फिर से p स्क्वायर c स्क्वायर निकाला और दोनों को इक्वेट हम करेंगे। ये इक्वेशन फिफ्थ बन गई है, h nu माइनस h nu डैश स्क्वायर प्लस 2 h nu माइनस h nu डैश mc स्क्वायर से 5 नाम दे देते हैं। और जो फोर्थ इक्वेशन थी आपको याद होगा, तो फोर्थ इक्वेशन एक बार हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या थी, जहां तक मुझे याद है p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वेशन थी, यस ये थी हमारी h nu स्क्वायर प्लस h nu डैश स्क्वायर माइनस 2 h nu डैश cos फाई। ये हमारी इक्वेशन थी p स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये फिफ्थ है और ये फोर्थ इक्वेशन थी, याद होगा आपको। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बराबर रख देते हैं, बराबर है ही लिख लीजिए में, तो मैं अलग से नहीं यहीं पर बराबर साइन लगा देता हूं यहाँ पे। तो अब इसे खोल देता हूं फिफ्थ इक्वेशन को, खोल के क्या होगा h nu स्क्वायर, सिंपल अलजेब्रा, h nu डैश स्क्वायर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी के एग्जाम के लिए और कई बार कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में तो खाली रिजल्ट यूज करते हैं इसका, लेकिन जो होम एग्जाम्स होते हैं बीएससी एमएससी के उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो h nu माइनस h nu डैश mc स्क्वायर इज इक्वल टू दिस h nu स्क्वायर प्लस h nu डैश स्क्वायर माइनस 2 h nu डैश cos। तो देखिए h nu स्क्वायर तो कट जाएगा, सिमिलरली h nu डैश स्क्वायर भी कट जाएगा। क्या करेंगे हम इसे और करने के लिए इस चीज को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगा 2 h nu माइनस h nu डैश mc स्क्वायर इज इक्वल टू 2 h nu डैश माइनस 2 h nu डैश cos फाई। और यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 h nu डैश 1 माइनस cos फाई। ठीक है,
तो फाइनली लगभग हम बस पहुंचने वाले हैं रिजल्ट पे, अपने बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी ये डेरिवेशन वैसे। तो देखिए यहां से भी हम कॉमन निकाल लेते हैं h को, तो 2h न्यू माइनस न्यू डैश mc स्क्वायर ये था, और इसे h न्यू h डैश को बाहर निकाल देते हैं। ये काम करो, अभी आप चाहो तो h से h कट कर दीजिए, 2 से 2 कट कर दीजिए, थोड़ा आसान हो गया देखने में। और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया न्यू माइनस न्यू डैश mc स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखें तो न्यू डैश h 1 माइनस कॉस 5। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फ्यू स्टेप्स में जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो ये जो न्यू माइनस न्यू डैश mc स्क्वायर क्या आया है, न्यू डैश h 1 माइनस कॉस 5, आप चाहें तो न्यू डैश को उसके नीचे ले जाएं, यहां से इसको हटाकर यहां से हम यहां ले जाएं, और mc स्क्वायर को h के नीचे ले जाएं। तो क्या बन जाएगा हमारा, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू h अपॉन mc स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। इसे खोल लें, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू एज इट इज। ये सिंपल अलजेब्रा है डेरिवेशन में पूरा। तो ये न्यू कट जाएगा, 1 अपॉन न्यू डैश 1 अपॉन न्यू, एक तो ये आ गया फॉर्मूला। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी टर्म्स में ये बता रहा है कि यस, जो शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के जैसी नहीं है, उसमें ये चेंज है। अच्छा, अब हम चाहे तो वेवलेंथ की टर्म्स में इसे लिख सकते हैं। वेवलेंथ की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, आपको मालूम है कि E इज इक्वल टू h न्यू, और आप जानते हैं E इज इक्वल टू sc अपॉन लैम्डा, यानी कि न्यू जो है c अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। तो न्यू डैश हो जाएगा c अपॉन लैम्डा डैश बाय c। सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा अपॉन c इज इक्वल टू h अपॉन mc स्क्वायर 1 माइनस कॉस 5। तो आप देखिए c को कॉमन निकाल के दोनों साइड से आप काट देंगे तो क्या बन जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। तो एक c कट गया, 1 माइनस कॉस 5। ये जो आया रिलेशन, ये फाइनल रिलेशन है क्वांटम वेवलेंथ के लिए, है ना। h अपॉन mc जो है इसी को बोलते हैं क्वांटम वेवलेंथ, और लैम्डा डैश जो है वो है शिफ्टेड वेवलेंथ। इसे हम लिख देते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा c 1 माइनस कॉस 5। लैम्डा c क्या है, लैम्डा c यही है, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा c। ठीक है, तो आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा c 1 माइनस कॉस 5, ये फाइनली क्वांटम स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ है, जो ये बता रहा है कि अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो आप स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लैम्डा c जो कि क्वांटम वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2.4 इंटू 10⁻12 मीटर, या 2.4 पिकोमीटर कह सकते हैं। हाँ, फाई पर डिपेंड करेगा ये स्कैटरिंग जो है। फाई अगर 90 डिग्री है तब ये कुछ और होगी, फाई 0 है तो कुछ और होगी, फाई 180 डिग्री है तो कुछ और होगी। देखिए फाई 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ के बराबर हो जाएगी, मिनिमम, कोई भी अलग वेवलेंथ नहीं आएगी। अगर फाई 180 डिग्री है, बाउंस बैक होकर के आ रहा है पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 ये ट्वाइस हो जाएगा। इस समय मैक्सिमम शिफ्ट होगा वेवलेंथ में। और अगर फाई 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, तो लैम्डा c ही रहेगा। तो एक तरीके से शिफ्टिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है ना। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कॉम्पटन को इसी के ऊपर 1927 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और लगभग 1921 के आसपास इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट को। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया वैज्ञानिकों के सामने कि लाइट क्या है, लाइट वेव है
या लाइट पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये ऐसे फिनोमिना लाइट की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे हैं। वहीं पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और अब यहाँ पर देखें तो कॉम्पटन इफेक्ट, ये ऐसे फिनोमिना हैं जो लाइट की पार्टिकल थ्योरी या फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन डेवलप हुआ कि लाइट की ड्वेल नेचर है, कभी वो वेव जैसा बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल के जैसा। कई लोग तो फिलॉसफी में ये भी कहते हैं कि मे बी लाइट में कोई इंटेलिजेंसी है, ओके, कोई क्वांटम इंटेलिजेंसी है जिसकी वजह से लाइट कभी पार्टिकल और कभी वेव की तरह बिहेव करने लगती है। लेकिन कब ये ट्रांजिशन होता है ये मालूम नहीं है। कई बार कहते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तब वो वेव की तरह बिहेव कर रही है, जब इंटरेक्ट करती है तो वो पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं इसे। तो ये बहुत ही अलग तरीके की हाइपोथेसिस थी, और आप हाइपोथेसिस ना कहें तो कंफर्मेशन था, जिसने क्वांटम रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। और अब देखते हैं कि इसी के बेस पर कैसे आगे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, और आगे आज का वर्ल्ड तो क्वांटम कंप्यूटर का वर्ल्ड है। हम देख सकते हैं कि क्वांटम रिवॉल्यूशन कहां से कहां तक पहुंच गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर।